इसके अलावा सरकार की मंशा है बिल लाने की। रीच आउट करने का मतलब यही है कि सरकार तो बिल लाना चाहती है, नंबर्स वगैरह भी होने चाहिए सरकार के पास, तभी इस बात को आगे बढ़ाया भी होगा। जहां तक रही एफसीआरए बिल की बात, कल की एक डेवलपमेंट आपको छोटी सी बताता हूं मैं। ये अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिले एम मूर, वेस्ट वर्जीनिया के, मतलब सांसद हैं वहां के। इन्होंने एक पोस्ट किया, इन्होंने एक पोस्ट करके लिखा है, अमेरिका का सांसद लिख रहा है, Christians have been in India since Saint Thomas the Apostle traveled to the Malabar coast just decades after resurrection of our Lord Jesus Christ. मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बस कुछ दशकों के, उनके आने के कुछ दशकों के बाद ही ईसाई भारत में आ गए थे। But despite this long Christian history, India's parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment rules, FCRA rules, to permit government takeover of churches and religious charities. अब ये इन सांसद महोदय को किसने कह दिया कि एफसीआरए के बाद जो है भारत सरकार चर्चों के अधिग्रहण करना शुरू कर देगी? कौन क्या नॉनसेंस बात है ये। लेकिन वो लिख रहे हैं, इतना तो पता लगता है कि एफसीआरए कोई कहीं ना कहीं चोट जो है वो सही जगह हो रही है। क्या मतलब है इनका ये बात लिखने का? ईसाइयों से वो क्यों जोड़ रहे हैं इसको? वो क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज को? यहां तो लोग कहते ही थे कि भाई ये मतांतरण के लिए, धर्मांतरण के लिए, सॉरी, जो फंडिंग आती है बाहर से, उसके लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये ज़रूरी है एफसीआरए के रूल्स में अमेंडमेंट करना। अब ये तो उसको कंफर्म कर रहे हैं एक तरीके से। समीर जी, निश्चित रूप से इसमें कोई बात नहीं कि जिस तरीके से एफसीआरए का बिल आ रहा है, और ये विपक्ष भी इस बात को जानता है और खासतौर से कांग्रेस इस बात को जानती है कि एफसीआरए का बिल क्यों लाया जा रहा है। जो लगातार क्रिश्चियन मशीनरीज को जो फंडिंग आती है या एनजीओज को जो फंडिंग आती है धर्मांतरण को लेकर, और ज़्यादातर जो इस बारे में शिकायतें भी आई, सरकार को प्रूफ भी मिलेगी किस तरीके से उनको दवा, दारू, पैसा और कुछ सुविधाएं देकर उनसे किस तरीके से उनका धर्म क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा है। सरकार उसको लेकर बहुत है। लेकिन राहुल गांधी और अगर किरण रिजिजू की 50 मिनट बैठक हो रही है, प्रियंका गांधी भी है, तो ये सामान्य बैठक नहीं है। ये सिर्फ बैठक इसलिए नहीं होगी सर कि पार्लियामेंट को चलने दिया जाए। अगर पार्लियामेंट को सिर्फ चलने की बैठक होती है तो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बैठक होती है, लोकसभा भी स्पीकर भी उस बैठक में रहते हैं। अगर किरण रिजिजू सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं और 50 मिनट की बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें कई और मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन का जो बिल है उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी और किरण रिजिजू ने अपने सरकार का पक्ष रखा होगा और राहुल गांधी के मन को, कांग्रेस के मन को भापने की कोशिश की होगी कि अगर हम लेकर आते तो उसमें कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है। सर, क्या तो बात करने वाली बात ही नहीं है, वो तो सबको पता है उनका रुख क्या है। नहीं, लेकिन फिर भी बात की जाती है ना भाई, बताया जा रहा है कि सरकार क्या लेकर आ रही है, समझाने की कोशिश की जाती है कि क्यों है 50% सीटें बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो गया। राहुल गांधी को बताया जाएगा ना कि जहां आपकी सरकार है, जहां आपका स्ट्रांग होल्ड आपको लगता है वहां आपको जीतने की संभावना ज्यादा, आपको भी ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेगी। ऐसा तो कि कांग्रेस, बीजेपी लड़ेगी, कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। और राहुल गांधी का यह कि भाई उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें मिल जाएंगी सरकार बनाने के लिए, दक्षिण के संग अन्याय होगा। तो उनको यह भी बताएंगे कि भाई आपका दक्षिण पक्ष अगर मजबूत है तो दक्षिण की भी सीटें बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि तमाम चीजों पर बातचीत हुई होगी। सिर्फ सत्र चलाने के लिए मुझे लगता है कि यह नहीं है कि सिर्फ किरण रिजिजू इतने उत्साहित होंगे कि किसी भी तरह राहुल गांधी से बात की जाए। मुझे लग रहा है ये शुरुआत राहुल गांधी से सत्र की बात हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी से किसी विशेष बिल के बारे में राहुल ये जो बैनर लेके चल रहे हैं अब तो वो ऐसा लग रहा है रैली हो रही है। अमित शाह को जवाब देने को लेकर वो अड़ गए हैं और अमित शाह जी भी अड़े हुए फिलहाल जवाब देने के लिए, और अमित शाह आ भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं कि ये कोई जरूरी नहीं कि अमित शाह अगर लोकसभा में आते तो जवाब देना ही जरूरी होगा। वो बने जवाब दिए भी लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा में नहीं आ रहे। तो विपक्ष को लग रहा है कि जरूर कोई बात है, हम जब तक अमित शाह नहीं आएंगे सदन चलने देंगे। अमित शाह आ नहीं रहे तो क्या यह गतिरोध बना रहेगा? क्या विपक्ष को इस बात का संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा दिया है राहुल गांधी को कि अमित शाह जी आने वाले हैं, इस वीक के एंड में अपनी बात रखेंगे या अगले सप्ताह में रखेंगे, आप पार्लियामेंट को चलने दो? तो मुझे लग रहा है कि गतिरोध अभी बरकरार रहेगा। इतना आसान राहुल गांधी को समझाना नहीं है कि किरण रिजिजू कह देंगे और राहुल गांधी मान जाएंगे। राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते, एक बार जो अड़ जाते हैं तो फिर वो मतलब उनको कितना भी नुकसान हो, उनकी छवि खराब हो, पार्टी की छवि खराब हो। इस वक्त तो दोनों ही अड़े हुए हैं, सरकार भी तो अड़ी हुई है कि होम मिनिस्टर नहीं आएंगे। राहुल गांधी को तो ये लग रहा है ये भाई इस मांग में ऐसा भी कुछ गलत नहीं है कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे। दो तरह की मांगे हैं कांग्रेस की, दो तरह की मांग है। उनका ये कहना है कि जहां तक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मामला है उस पर गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर का जो मामला है, वहां पे चंदा वाला मामला है, उस पर प्रधानमंत्री का बयान वो मांग रहे हैं। तो क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है क्या इस बात को लेकर के? प्रधानमंत्री क्या जो राम मंदिर चंदा वाला मामला है उसमें दे रहे हैं? लोकसभा तो केवल अमित शाह जी के स्टेटमेंट पर देखिए, दोनों पे है, दोनों है। कांग्रेस ने जो सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो मांग की है वो ये है। वो कल खड़गे जी ने राज्यसभा में कह दिया प्राइम मिनिस्टर वाली बात, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोर नहीं दे रहा है। नहीं, प्रेस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने ये मांग की है। दूसरी बात
ये कहना कि भाई सिर्फ अभी जो है इस बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है कि जो है वो गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल। देखिए बीजेपी के समय में 2010 में 2012 में जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, दोनों बार 2010 में भी और 2012 में भी बीजेपी ने पूरा विंटर सेशन नहीं चलने दिया। विंटर सेशन था दिसंबर 2010 का। तो दोनों विंटर सेशन नहीं चलने दिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसी मांग नहीं की कि आप बयान नहीं देंगे तो हम नहीं चलने देंगे।